नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। एस्टेट 2017 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं साइकोलॉजी के, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में एस्टेट प्रश्न पूछता है, एक कंटिन्यू बनाएंगे। जैसे 2017 में कौन से प्रश्न आए, 2018 में कौन से आए, 19 में कौन से आए, इस तरीके से हमें पता भी लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। एक अच्छे तरीके से हम तैयारी करेंगे कि जैसे साइकोलॉजी में भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि कम नंबर आते हैं। हम देखते हैं कि पहले जैसे इसमें किस तरीके से प्रश्न आए, इसी तरीके से अगर हम 5-7 पेपरों एग्ज़ाम को देख लेते हैं तो उससे हमारा क्या होगा कि हम पहचान जाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि कुछ 2 या 3 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस के होते हैं कि मतलब बच्चा किस तरीके से सीख सकता है, उसको कैसा व्यवहार मिलने पर वो गलत या सही तरीके से चल सकता है। उससे इस प्रश्नों के माध्यम से आपको थोड़ा ज्ञान हो जाएगा कि हम किस तरीके से प्रश्नों को करें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर एस्टेट 2017। पहला प्रश्न क्या है? सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया? सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया? ये एस्टेट 2017 में प्रश्न पूछा गया। क्या स्पीयरमैन ने दिया? क्या बिने ने दिया? या फिर थॉर्नडाइक या स्टर्नबर्ग ने? सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2017 एस्टेट में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? मस्तिष्क के क्षेत्र से प्रश्न 2022, 21 में और 19 में भी बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? क्या ब्रोका क्षेत्र करता है? क्या फ्रंटल खंड करता है? क्या पश्च मस्तिष्क खंड? ये सभी क्या है? मस्तिष्क के क्षेत्र है, भाग है। क्या ओसिपटल खंड करता है? तो क्या पूछा कि व्याकरण एवं भाषा के, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है, कौन सा है? ब्रोका क्षेत्र है जो व्याकरण एवं भाषा का उत्पादन कार्य करता है। उसके बाद है फ्रायड के मनोलैंगिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रायड से प्रश्न पूछा ही जाता है। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था कौन सी आयु सीमा है? पहले हमने जो मनोविज्ञान की पहली क्लास देखी उसमें क्या मुख्य अवस्था, गुदावस्था और दल अवस्था और संघर्ष और तूफान की अवस्था, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने दिखाया था, आप देखो ये मुख्य अवस्था पूछ लिया कि किसके अनुसार, ऐसा भी पूछ सकता है। जैसे तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है जो किसके अनुसार कहा गया है कि जो किशोर अवस्था है, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, तो स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु कौन सी है? क्या जन्म से 1 वर्ष होती है मुख्य अवस्था? क्या जन्म से 2 वर्ष होती है? क्या जन्म से 3 वर्ष होती है? ये इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मुख्य अवस्था तो है ही है।
तो क्या है इसका आंसर? जन्म से 1 वर्ष। जन्म से 1 वर्ष इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। मुख्य अवस्था कौन सी होती है? जन्म से 1 वर्ष। आप देखना, अगर इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहे साइकोलॉजी की, तो ये नहीं होगा कि 4 या 3 5 नंबर आए, तो अच्छे नंबर आएंगे अच्छे, और पास भी होंगे। उसके बाद है प्रोग्रामड लर्निंग। लर्निंग, प्रोग्रामड लर्निंग, इस तरीके से जो टफ वर्ड हैं, ये इनसे क्वेश्चन उठाती है एस्टेट। प्रोग्रामड लर्निंग निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है? किसके कार्य पर आधारित है? क्या स्किनर है जो प्रोग्रामड लर्निंग पर काम करता है? क्या पियाजे है? पियाजे का तो एक है, बच्चों पर 4 अवस्थाएं बताई है कि कौन सी अवस्था में किस तरीके से बच्चा कार्य करता है। पियाजे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे को पढ़ना चाहिए। पियाजे से हर बार प्रश्न पूछता है, क्योंकि पियाजे ने भी अवस्थाओं पर काम किया है। पावलोव, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ो, क्योंकि पावलोव से अब की बार ये पूछा गया तो क्या पता पावलोव से कोई क्वेश्चन आ जाए। और भंडोरा भी सामाजिक विकास पर काम करता है। तो प्रोग्रामड लर्निंग निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है? किसके कार्य पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा स्किनर के कार्य पर आधारित है। और जो स्किनर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। आप स्किनर को पढ़िए, आप पियाजे को पढ़िए, आप पावलोव को पढ़िए, आप भंडोरा को पढ़िए, और थोर्नडाइक का तो प्रश्न आता ही आता है। अभ्यास का नियम, कितने नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। और इसका एक प्रश्न तो हर बार पूछा जाता है कि तत्परता का नियम कौन सा होता है, या फिर उसका उदाहरण दे देंगे कि जैसे घोड़े को हम पानी के स्थान तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको हम पानी नहीं पिला सकते, तो ये कौन सा नियम है? तो ये तत्परता का नियम है। अब देख लेना, हर बार प्रश्न तकरीबन थोर्नडाइक के नियम से पूछा जाता है, और ज़्यादातर प्राथमिक नियम से ही पूछा जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 है, एक वांछनीय व्यवहार। वांछनीय व्यवहार के ऊपर तो, क्योंकि मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना जाता है, तो इस पे तो प्रश्न हो गई। एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है। शिक्षक क्या कहती है? एक वांछनीय मतलब अच्छा व्यवहार हुआ है, उसके उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है। बहुत अच्छा कहती है। शिक्षक ने प्रयोग किया है। शिक्षक ने किस चीज का प्रयोग किया है? तो शिक्षक ने क्या प्राथमिक पुनर्बलन का प्रयोग किया है? क्या प्राथमिक पुनर्बलक का प्रयोग किया है? क्या द्वितीयक पुनर्बलक का प्रयोग किया है? क्या द्वितीयक पुनर्बलक का प्रयोग किया है? क्या नकारात्मक पुनर्बलक का प्रयोग किया है? क्या कोई नहीं, या इसमें से कोई नहीं? तो एक वांछनीय व्यवहार, वांछनीय मतलब अच्छे व्यवहार पर एक बहुत अच्छा कहती है, तो ये कौन सा पुनर्बलक हुआ? द्वितीय पुनर्बलक। ये प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनसे प्रश्न पूछा जाता है, और इससे हम जो कि हम ये पढ़ नहीं पाते, इसके कारण कहीं ना कहीं मैंने इनको इस कारण लिया है कि आपको पता लगना चाहिए कि साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में क्या पूछा जाता है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कौन कौन से राइटर से पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, इसका उत्तर है भाई द्वितीयक पुनर्बलक। शिक्षण का अग्रिम संयोजक, ये भी शिक्षण से भी प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया? शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया? क्या ब्रूनर ने किया, या फिर पावलोव ने किया, या आशुबेल ने किया, या फिर पियाजे ने? देखो, ब्रूनर, पावलोव, आशुबेल, पियाजे, इनको हमने पढ़ना चाहिए। तो शिक्षण का अग्रिम संयोजन प्रतिमान किसने दिया? आशुबेल ने। किसने दिया? आशुबेल ने शिक्षण का संयोजक प्रतिमान दिया, अग्रिम संयोजक प्रतिमान दिया। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? कौन सा विकासात्मक
विकासात्मक, विकास की अवस्थाएं ऐसे, और विकास से प्रश्न, विकास और ग्रोथ से प्रश्न पूछा ही जाता है कि कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है। विकारों से प्रश्न पूछा जाता है। विकार कौन कौन से होते हैं, इनसे क्या दृष्टि बाधिता है। विकासात्मक विकार कौन सा है, क्या दृष्टि बाधिता। जो विकासात्मक विकार का उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये, दृष्टि बाधिता का है। क्या श्रवण बाधिता। विकास विकार है, विकास तो कैसे हो सकता है दृष्टि बाधिता या फिर श्रवण बाधिता, ये हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा बौद्धिक विकास। कोष्ठ रोग भी नहीं होगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रश्न है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है बुद्धि सिद्धांत दिया गया। बुद्धि से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। बुद्धि के बारे में बिने, जैसे अल्फ्रेड बिने, इनके बारे में टर्मन, इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। क्या बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। क्या अल्फ्रेड बिने ने दिया, या फिर जीन पियाजे ने दिया, या फिर हार्वर्ड गार्डन ने दिया, या जॉनसन ने दिया। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का कि उदाहरण, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। उसके बाद है अल्फ्रेड बिने को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, जीन पियाजे को भी, और हार्वर्ड गार्डनर को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यह विकास, प्रश्न नंबर 9 है, यह विकास दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है। यह किसका दृष्टिकोण है, मतलब कि किसके अनुसार है ये, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार है कि प्रत्येक बच्चे की ऐसे ये कॉमन सेंस के तरीके से प्रश्न पूछा है। प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है, कि प्रत्येक बच्चे में भाषा विद्यमान उपकरण होता है। ये किसके अनुसार है ये। क्या पियाजे के अनुसार है, या फिर चोम्स्की के अनुसार है, या फिर वाइगोत्स्की के अनुसार है, या फिर डॉन स्लोबिन के अनुसार है। प्रत्येक बच्चे में भाषा उपकरण विद्यमान है। इस पर कौन बात करता है ज्यादातर, भाषा के जो बच्चों के और भाषा के बीच में, चोम्स्की, नोम चोम्स्की होता है इसका पूरा नाम। ये प्रत्येक बच्चे में भाषा उपकरण विद्यमान होता है अकॉर्डिंग टू चोम्स्की। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10 है, शिक्षक ने रेखा को कहा। ये भी एक कॉमन सेंस का प्रश्न है। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या पढ़ना है और किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे मनोविज्ञान पे, कहीं ना कहीं अच्छे नंबर लेंगे और पास होंगे, और जो एग्ज़ाम होता है वो भी अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, हमें थोड़ा कॉमन सेंस दिखाना होता है। और अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा। इसकी वजह से प्रश्न हम पूरे नहीं कर पाते। तो शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं किया है, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित मतलब आपको नहीं खिलाया सॉरी भाई, आपने गृह कार्य नहीं किया है तो अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? नकारात्मक पुनर्बलक का। क्या ये नकारात्मक पुनर्बलक का उदाहरण है? क्या ये दंड का उदाहरण है? क्या उसको दंड दिया गया? क्या ये सकारात्मक, क्या ये सही है? या फिर स्पर्शनीय पुरस्कार का? बताइए इसमें से कौन सा आंसर आ सकता है? तो जब उसको वंचित कर दिया गया गृह कार्य पूरा न करने के कारण, तो ये किसका उदाहरण है? दंड का उदाहरण है। उसको क्या दे दिया गया? दंड दे दिया गया। उसके बाद है वर्तमान स्कीम। वर्तमान स्कीम इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को
वर्तमान, एक आंतरिक दुनिया होती है, एक बाहरी और आंतरिक पर प्रश्न पूछा जाता है। और एक अर्जित प्रेरक होते हैं, एक जन्मजात, इन पे भी प्रश्न पूछा जाता है। बाहरी दुनिया, आंतरिक दुनिया, और अर्जित प्रेरक और जन्मजात प्रेरक, इन पर प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। आप इनको भी पढ़ करके जाइएगा एग्जाम के अंदर, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया, क्या है, बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया क्या कहलाती है? बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या तादात्मीकरण कहलाती है? क्या तादात्मीकरण का अर्थ है कि बाहरी दुनिया को समझे? क्या आत्मसातीकरण होता है? क्या संगठन इकट्ठा करना? या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तादात्मीकरण। तादात्मीकरण। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो जाते हैं। जैसे थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम है, वो तकरीबन रिपीट होते ही हैं, तो इनके भी हो सकते हैं। 2017 स्टेट है, क्या पता अब की बार इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आ जाए, तो और आपको फिर भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमें पता तो लगेगा ना कि हम किस तरीके के प्रश्न हमें पढ़ने चाहिए, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा एक अर्जित, ये देखो मैंने क्या कहा था, अर्जित और जन्मजात प्रेरक होते हैं। ये अर्जित जो मतलब अर्जित प्रेरक होते हैं जो हमें कहीं से प्राप्त होते हैं, और जन्मजात तो जन्म से ही होते हैं। अर्जित अभिप्रेरक, इन पे अभिप्रेरक और इन पे, ये भी थोड़ा कॉमन सेंस से संबंधित प्रश्न है, आप थोड़ा इस पे दिमाग लगाओगे तो ये प्रश्न होने के भी चांसेस हैं। का उदाहरण नहीं है अर्जित, कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? क्या अभिवृत्ति, क्या ये जन्मजात होता है या अर्जित होता है? रुचि, जिज्ञासा। अभिवृत्ति जो होता है ये जन्मजात होती है, रुचि भी जन्मजात होती है, और जिज्ञासा भी। क्या कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति ये अर्जित अभिप्रेरक है, अर्जित है, हाँ भाई। रुचि भी अर्जित है, और जिज्ञासा भी। इनमें से जो भूख है, भूख ये जन्मजात होती है, भूख ये जन्मजात होती है। मतलब क्या है कि अर्जित अभिप्रेरक नहीं है। यहां से भी हमारे प्रश्न होने के चांसेस, गलत होने के चांसेस रहते हैं, है नहीं है। साइकोलॉजी में तो 5-7 प्रश्न ऐसे हैं जो इसकी वजह से हम गलत कर देते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो अभिवृत्ति अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण है, रुचि भी और जिज्ञासा भी। लेकिन भूख है ये जन्मजात होता है, भूख क्या होता है? जन्मजात अभिप्रेरक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13 है, किसने बच्चों में प्रश्न नंबर 13, किसने बच्चों में नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का अध्ययन किया है? मोरल पर किसने बात की है, उसका अध्ययन किसने किया है? ठीक है, कोहलबर्ग ने किया है या फिर पियाजे ने किया? कोहलबर्ग को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग से प्रश्न आता है, और पियाजे का तो हर पेपर में कम से कम जो भी स्टेट आता है उसमें 10 क्वेश्चनों में तो उसका नाम आ जाता है ऑप्शन में भी। तो आप पियाजे को भी पढ़िए, कोहलबर्ग भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे वैसे तो स्टेनले हॉल है, वाइगोत्स्की है, वॉटसन है, वुडवर्थ है, क्रो एंड क्रो है, उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कई बार। इस तरीके से आप प्रश्न पूछिए, देखिएगा किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है। मैं फिर कहता हूं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो इसके अंदर 2 बटन है, लाइक और डिसलाइक। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक कीजिए। और इसी तरीके से हम प्रश्नों को करते रहेंगे। देखिएगा कि किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है, कोहलबर्ग और पियाजे एवं ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास पर कार्य किया है, और पियाजे ने भी नैतिक विकास पर कार्य किया है। तो इनका
आंसर ये होगा कि इन दोनों ने, ए और बी, ये बिल्कुल ऐसे 2017 में प्रश्न आए हुए हैं, ए और बी, यानी कि कोहलबर्ग ने भी किया और पियाजे ने भी किया। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है प्रश्न 14 नंबर का है कि एक 3 साल का बच्चा, क्या 3 साल का बच्चा, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज है, जो सूरज क्रोधित है, क्रोधित है मतलब गुस्से में है। 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। यह एक उदाहरण है, क्या एनिमिज्म का उदाहरण है, एनिमिज्म का उदाहरण है, क्या आत्म केंद्रण का उदाहरण है, क्या आलोचना का है, क्या अंतर्ज्ञान का है? बताइए इसमें से क्या होता है क्रोधित होना, सूरज को क्रोधित, वो क्या सोच रहा है? एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, क्या किस चीज का प्रयोग कर रहा है, ये किस चीज का उदाहरण है? ये एनिमिज्म का, एनिमिज्म का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी रिपीट हो सकता है भाई। उसके बाद एक प्रश्न है, जैसे प्रश्न नंबर 15, पारिस्थितिकी तंत्र, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। देख लेना पेपर कोई भी उठा के, तकरीबन पारिस्थितिकी तंत्र से कभी सूक्ष्म तंत्र का उदाहरण है, या वृत्त तंत्र का उदाहरण है, या मेसो तंत्र का उदाहरण है, या एक्सो। अब की बार 21 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था, तो इसको हमें पढ़ना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? मूल्यों पर बात की जाती है, मूल्य किस तंत्र में आते हैं? पारिस्थितिकी ये तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? समाहित है, मतलब ये आते हैं, समाहित है, उसमें उसके अंदर है। क्या सूक्ष्म तंत्र है? क्या इसका आंसर, क्या जो मूल्य होते हैं, मूल्य किस में आते हैं? क्या सूक्ष्म तंत्र में आते हैं, या फिर वृहत तंत्र में आते हैं, या मीजो मतलब मेसो तंत्र में आते हैं, या एक्सो तंत्र में आते हैं? ये इंग्लिश में ऐसे नाम एक्सो भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो बताइए कि पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित हैं? तो ये मूल्य होते हैं वृहत होते हैं, वृहत तंत्र के अंदर समाहित है। देखिएगा, आप अगर एक बार में ना थोड़ा समझ आया तो दूसरी बार इस वीडियो को देखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा कंटेंट है। आप इस तरीके से अगर देखते रहे इसको तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसी तरीके से मनोविज्ञान, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, इसी तरीके के प्रश्न चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।